हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी 7 भाई और एक बहन की है। एक राजा थे, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए। उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी अर्थात सरोटी का साग को तोड़कर लाती और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी। वह उसको काटने लगी। इसी दौरान उसकी उंगली कट गई और रक्त की एक तेज धार बहने लगी, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो गया। तब तब राजकुमारी सोचने लगी कि इस खून को किससे पोंछूंगी। भैया देख लेंगे तो चिंता करेंगे, और यदि कपड़े से पोंछूंगी तो भाभी देख लेगी और कपड़ा देखकर खाना भी नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है, फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बना देती है। जब सारे भाई भाभी अपने खेतों से लौटते हैं और छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी की पीने के लिए देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं। पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत ही बार खाया है, परंतु आज की बनी हुई सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर कर सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल गया हो मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोच कर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा सब्जी बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। राजकुमारी अपने दिल में सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर एक बार वही खाना और छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं आ पाता। फिर वे अनुरोध करते हैं। 3 बार 4 बार ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका स्वाद नहीं आया, क्योंकि उसमें तो खून पड़ा था। असलियत जानने की जिज्ञासा व सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई वाले होने पर न 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने सारे भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच संघर्ष करने लगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतने लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया और किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने को तैयार हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को घने जंगल में लेकर जाते हैं। वे पहले से ही चार के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए कहते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठा देते हैं और अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका होता है कि उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह मचान पर जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान में कुछ दूरी पर स्थित डोंगरी यानी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर की चट्टान पर धार बनाता है और बहन पर धनुष निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी भाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताइक, अर्थात जान से मारना ही है तो दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो। इधर 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 उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाई को निशाना खाली जाता है। 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 भाइयों में सबसे ज्यादा निपुण था।
राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में से सबसे छोटा भाई उस पर तीर नहीं चलाएगा। छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में और तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी वह वही गीत गाती है। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल में भेज दिया जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर लकड़ियां जमा करता है। सोचता है कैसे इतना सारा लकड़ी को लेकर जाऊंगा। दादाजी रस्सी दिए हैं, वो भी 60 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर यह रस्सी लकड़ियों में नहीं बंधेगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार? वह इधर उधर देखता है किंतु कोई नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ, तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उसका छोटा भाई रस्सी के 60 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी में जाता है और घड़े में पानी भरता है। उसके भाइयों ने उसे पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज दिया था, परंतु उस राजकुमार के छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक, केकड़ा, मछली सुन रहे होते हैं। वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती विस्तार से बताता है और कहता है कि अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तो मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ाई के छेद में चिपक जाते हैं और फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के ये मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब ये बड़ी हड्डी को खाएंगे तो तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को एक शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसोंदा के पास से गुजर रहा था। वह सुंदर सुंदर बांस के बुंदा को देखकर सोचता है कि अगर इसे सुंदर बांस से केंद्रा यानी कि वाद्य यंत्र बना लिया जाए तो सुरीली धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भाई रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट ले जाता है कि बांस का आवाज इतनी सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी इस बांस के एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है। इसके बाद जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब जोगी नई धुन बनाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे केंद्रा, ई लोग मोर दुश्मन कर घर। इस बार बार वही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को वहां से भगा देता है। फिर जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है तो वहां भी जाकर मीठी धुन बजाता है। तो अब की बार ना बाज केंद्रा रे, ई तो मोरे भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है। तब जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और छोटे राजकुमार अपने काम में कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए
हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है, हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है, मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया? नौकरे के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद भाभी ने सजाया होगा। तब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाने लगता है। इस बार भी वह बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। इस बार वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसको देखूं। तो एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम से का बहाना कर बाहर जा रहा होता है। बाहर निकलते ही छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि खूबसूरत सी लड़की केंद्र से निकलकर कमरे के अंदर आ जाती है और कमरे के अंदर आ जाती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में चली जाती है। देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन जैसी थी। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने लगती है, तब छोटे भाई राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, तुरंत केंद्र को जला देते हैं। इसके बाद लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।